हाँ। तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज कि लाइंस क्या है अपने पास, फिर एंगल्स क्या है अपने पास। तो लाइन अपने पास जो भी है वो क्या है कि हमने अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा था कि जब हम पॉइंट्स को इवनली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अपने पास जो भी बनता है वो हमारा क्या है, लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट्स को इवनली ज्वाइन करता चला जा रहा हूं तो मेरे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है। अब ये अपने पास जो अभी मैंने बनाया ये एक टर्मिनेटेड लाइन है जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये अपने पास जो है ये है एक लाइन सेगमेंट। अब अगर इसी लाइन सेगमेंट को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो हम इसे ही क्या कहना स्टार्ट करते हैं, रे कहना स्टार्ट करते हैं। ठीक, और अगर मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो ये अपने पास क्या कहला रही है इस समय, लाइन कहला रही है। तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली दो एंड पॉइंट्स है अपने पास। हमें पता है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर जाकर के एंड हो रहा है। ठीक है, और रे अपने पास क्या है कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो हमें पता है लेकिन फाइनल पॉइंट कहां है वो हमें नहीं पता है। ठीक, तो ये अपने पास है रे। और लाइन क्या है, लाइन अपने पास जिसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है अपने पास। अच्छा, लाइन सेगमेंट का एग्जांपल बता सकते हैं हम। अगर हम लाइन सेगमेंट का एग्जांपल बताएं तो हम क्या बता सकते हैं कि जो स्केल है अपने पास नॉर्मली, उन स्केल की जो लेंथ है अपने पास, वो लेंथ अपने पास क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट। रे का कोई एग्जांपल दे सकते हैं हम, है ना। अगर हम अपने पास रे का एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा कि अगर हमने टॉर्च देखी हो, है ना, तो जो टॉर्च है अपने पास, उस टॉर्च में अपने पास एक इनिशियल पॉइंट है जहां पर हमारे पास टॉर्च है, और उसका एंड पॉइंट क्या है वो एंड पॉइंट नहीं पता है। बस हाँ, कोई ये कह सकता है कि सर एक निश्चित डिस्टेंस तक जाकर के मेरे पास क्या है कि मुझे उस टॉर्च की रोशनी नहीं दिखाई दे रही होती है। वो इसलिए हो रहा है अपने साथ क्योंकि भाई क्या है कि अपने आस पड़ोस में एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें क्या है कि वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहां अपने पास एटमॉस्फेयर की वजह से अपने पास क्या है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है अपने पास। अदरवाइज अपने पास देखा जाए तो वो कंटिन्यूअसली क्या है कि वो और आगे तक क्या कर रही होती, ट्रेवल कर रही होती अपने पास। ठीक है, अब सिमिलरली अपने पास लाइन के लिए अगर हम कहें तो लाइन अपने पास क्या है कि किसी भी चीज, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर हम आगे तक और ज्यादा प्रोड्यूस करें और पीछे भी प्रोड्यूस कर दें तो हम उसी चीज को क्या कह रहे होंगे, लाइन कह रहे होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ लाइन। अच्छा, अब अपने पास इसके बाद आते हैं हम एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स अपने पास क्या होते हैं, एंगल अपने पास जो है ये मेजरमेंट है किसके बीच में, एक नॉर्मल अपने पास कोई लाइन है वो और कोई दूसरी लाइन अपने पास, दो लाइनों के बीच में अपने पास कि कितना हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि कितना क्लॉकवाइज या कितना एंटी क्लॉकवाइज हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को मूव कर रहे हैं। यानी कि अपने पास लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितना ज्यादा क्या हो रही है अपने पास, चेंज हो रही है। वो चेंज ही अपने पास क्या है, एंगल दिखाई दे रहा है अपने पास। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर अपने पास देखा हो तो हमने किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स बनाए हैं। तो हम उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, यहां से मीजर करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो वो अपने पास क्या है, एक अपने पास कैसी लाइन होती है, एक लाइन अपने पास है फिक्स्ड लाइन, और दूसरी लाइन अपने पास क्या है, एक इनिशियल लाइन हो गई अपने पास, और एक अपने पास क्या है, रोटेटिंग लाइन है अपने पास। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच का जो मेजरमेंट है कि हमने कितना अपने आप को क्लॉकवाइज और कितना हमने एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया है, वो शिफ्टिंग ही अपने पास जो है वो उसका क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है अपने पास। ठीक है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने एंगल्स बनाए हैं। अब यहां से अपने पास आता है कि हमने लाइंस में कुछ और अपने पास लाइन के टर्म्स पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा है क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर लाइंस, और हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल लाइंस भी पढ़ा है। ये सभी टर्म हमने पढ़े हैं। तो
पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और नॉन पैरेलल लाइंस। तो क्या होती हैं अपने पास नॉन पैरेलल लाइंस? हमने कल भी बताया था अपने पास कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं, अगर अपने पास दो लाइनों के बीच की हर एक पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं रह रही है, तो वो अपने पास जो लाइनें होंगी वो कैसी लाइनें होंगी? अपने पास नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। तो जैसे अपने पास ये पॉइंट देखा मैंने, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन की डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो हर बार हमारे पास डिस्टेंसेस कैसी हो रही है? बदल रही होंगी, सेम डिस्टेंसेस नहीं है अपने पास। अगर डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो इस कंडीशन में ये जो अपने पास लाइनें हैं, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी हमारे पास? नॉन पैरेलल। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर अपने पास देखें तो मैंने कल भी बताया था कि अगर अपने पास कोई दो लाइनों को कोई भी एक और लाइन इंटरसेक्ट करते हुए पास करती है, तो हम जो थर्ड लाइन है उस थर्ड लाइन को किस नाम से जानते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से। अब वो ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से हमारे पास चार इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो अगर अपने पास 180 डिग्री से लेस एंगल बनाते हैं तो लाइनें उसी साइड क्या होती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइनें नॉन पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं आगे प्रोड्यूस करने पर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो नॉन पैरेलल लाइन हम कब कह सकते हैं? व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो अगर अपने पास लाइनें एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हम उन लाइनों को क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइन। तो इस कंडीशन में L1 और L2 ये दोनों लाइनें कैसी हैं अपने पास? नॉन पैरेलल लाइंस। अब बात आती है अपने पास इसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन है अपने पास? ट्रांसवर्सल लाइन है अपने पास अगर कोई भी पेयर ऑफ लाइन को, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी पेयर ऑफ लाइन यानी कि अपने पास एटलीस्ट दो लाइनें होनी चाहिए। अगर पेयर ऑफ लाइन को कोई भी थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हुए क्या करे? पास करे। तो इंटरसेक्ट करते हुए पास करने पर वो जो पास करने वाली लाइन है यानी कि जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, हम इस लाइन को ही क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन अपने पास ज्योग्राफी में भी यूज हुआ है टर्म कि जो लाइन अपने पास क्या करती है? लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए पास करती है, हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो मेरे पास L1 और L2 ये पेयर ऑफ लाइन है, इस पेयर ऑफ लाइन को ये थर्ड लाइन अपने पास जो है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है। तो इस कंडीशन में ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और किसके लिए ट्रांसवर्सल होगी? L1 और L2 के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसको मिटा दूं। अच्छा, तो अब अपने पास पैरेलल लाइंस हुई। अब आते हैं हम, ट्रांसवर्सल भी हो गया अपने पास, पैरेलल भी हो गया और नॉन पैरेलल लाइंस भी हो गया। तो परपेंडिकुलर लाइंस, अगर कोई भी दो लाइनें इस तरह से हैं कि वो क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब करें तो वो इंटरसेक्ट कहां पर करनी चाहिए? 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। आगे भी बढ़ा सकते हो इसे। तो ये अपने पास ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या कहलाएंगी? अपने पास परपेंडिकुलर कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा याद रखना कुछ टर्म अपने पास, क्योंकि ये टर्म तुम्हारे पास कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस में आते रहेंगे। हमारे पास वर्ड लिखा होगा कि परपेंडिकुलर, हमारे पास वर्ड लिखा होता है एल्टीट्यूड, हमारे पास वर्ड लिखा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अक्सर क्या है कि हम सभी चीजों को मिक्सअप कर लेते हैं, और जब हम ये सारी चीजों को मिक्सअप करते हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत होना आम बात हो जाती है अपने पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन अपने पास अगर हमसे कहा गया है तो नॉट कंपलसरी कि वो कहां पर मिल रहा है, बस कंडीशन ये है कि दो लाइनें बस साथ में क्या करना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अगर दो लाइनें आपस में क्या करेंगी? 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो यहां पर भी वो इंटरसेक्ट करें, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है यहां इंटरसेक्ट करें, इस जगह पर इंटरसेक्ट करें, वो सभी परपेंडिकुलर कहलाएंगे। अब आते हैं अगर अपने पास
वर्ड लिखा है मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वर्ड लिखा है तो ये अपने पास वर्ड हमेशा किसी एक लाइन के लिए नहीं, एक लाइन सेगमेंट के लिए यूज हो रहा होगा, क्योंकि हम लाइन को तो बाइसेक्ट कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? सिर्फ लाइन सेगमेंट को, यानी कि जिसकी एक फिक्स्ड डिस्टेंस है हम सिर्फ उसे ही तो डिवाइड कर सकते हैं। जब किसी की फिक्स डिस्टेंस ही नहीं है तो हम उसे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए बी पर जो मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में सी क्या होगा? अपने पास मिड पॉइंट होना चाहिए अपने पास। और अगर ये सी पर अपने पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो इस कंडीशन में ये जो अपने पास लाइन लिखी हुई है ओसी, ये हो सकता है कि रे हो, ये हो सकता है कि लाइन हो, लेकिन ए बी का अपने पास लाइन सेगमेंट होना कंपलसरी है, तो ही हमारे पास क्या हो सकता है? हम लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ अपने पास। फिर अपने पास कुछ और टर्म हमने क्या बताए थे? हाइट, एल्टीट्यूड, ये सभी अपने पास टर्म ज्यादा है तो हम जब ट्राइंगल्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तब अपन इस चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन एंगल्स के डिवीजन पर कि एंगल्स अपने पास कौन कौन से हैं। तो एंगुलर अपने पास मोमेंटम हमने देखा कि एंगल्स किस तरीके से अपने पास बनता है कि एक अपने पास क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, मैं मान के चलो कि इस तरीके से नॉर्मली अपने पास क्या है कि ये एक सुई, मतलब क्या है कि मिनट हैंड है अपने पास, या आवर एंड है, या फिर सेकंड हैंड है अपने पास। ठीक है, अब अगर ये क्या कर रहा है अपने पास, ये हमने इसको एक फिक्स्ड लाइन मान लिया। अब ये अगर अपने पास क्या है रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो रोटेट करने पर अपने पास इनके बीच में जो भी अपने पास क्या है मेजरमेंट आएगा, ये मेजरमेंट ही जो है ये क्या कहलाएगा? उनके बीच में एंगल्स कहलाएगा। अब देखो एंगल्स बन किस तरीके से रहे हैं, अगर मैं इस हैंड को कंप्लीटली क्या कर दूं, रोटेट करने के बाद वापस लेके आ जाता हूं, ठीक है, वापस लेके आता हूं, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो रोटेशन है वो क्या है? एक कंप्लीट रोटेशन है। और एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने के बराबर होता है अपने पास? तो 360 डिग्री के बराबर। अब अगर मैं इसी 360 को क्या कर दूं, यानी कि मैंने यहां से लेकर के यहां तक अपने पास वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पास एक सर्कल बना है ना। अब अगर मैं उसी सर्कल को सेंटर से लेकर के सर्कल के मैं 360 डिवीजन्स कर दूं, इक्वल डिवीजन्स कर दूं, तो हर एक सिंगल डिवीजन अपने पास जो होगा वो कितने डिग्री का हो रहा होगा? अपने पास 1 डिग्री का होगा। अगर मैं 360 यानी कि एक सर्कल के एग्जैक्टली 360 पार्ट कर रहा हूं तो हर एक पार्ट अपने पास जो एंगल बनाएगा वो कितने का बनाएगा? 1 डिग्री का बनाएगा अपने पास। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एग्जैक्टली उसके 4 डिवीजन्स करूंगा तो 90 90 90 के होंगे अपने पास। ठीक, तो इस तरह से अपने पास हम क्या करते हैं, एक होममेड प्रोटेक्टर भी क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, अगर हम एग्जैक्टली क्या कर सके उसके डिवीजन को कर सके। यानी कि मान के चलो कि तुमने एक सर्कल बना लिया और सर्कल को तुमने यहां से लेकर के यहां तक ये मेजर कर लिया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, और फिर उस डिस्टेंस के बाद तुमने क्या है कि उसी को, जैसे अगर तुम्हें मान के चलो कि 10 डिग्री का अगर एंगल बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम? 36 पार्ट कर लें उसके। अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12 पार्ट कर लो उसके। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल्स आएंगे वो 30 डिग्री के आएंगे अपने पास। ठीक है, तो एंगल्स अपने पास। अब बात आती है कि एंगल्स के डिवीजन की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल, पढ़ रखा है ना। फिर राइट एंगल, फिर अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर कौन सा? रेक्टेंगल। स्क्वायर तो नहीं है। फिर अपने पास आता है स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल के बाद अपने पास कंप्लीट एंगल। अच्छा, इसके बाद अपने पास चलो जीरो एंगल। फिर अपने पास क्या है कि पेयर ऑफ एंगल्स के लिए टर्म आता है। किसके लिए आता है?
पेयर ऑफ एंगल्स के लिए आता है अपने पास। और जब भी हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अपने पास कितने एंगल्स होने चाहिए? सिर्फ दो एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो एक अपने पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा अपने पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड रेस्ट अपने पास जो है जब हम लाइंस के बारे में और लाइंस और एंगल्स को एक साथ रिलेट करेंगे तब अपने पास आएगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल सभी को पता है, अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। मैंने 0 के साथ इक्वल नहीं लगाया है, 0 से ज्यादा की कंडीशन गई है। अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कैसी हो? कम हो, तो उस कंडीशन में अपने पास जो एंगल होगा वो कितने का होगा अपने पास? उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो और 180 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का होगा? जब अपने पास हमने बताया था कि एक सर्कल हम कंप्लीट करते हैं तो उस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है दैट इज अवर कंप्लीट एंगल, तो 360 डिग्री। एंड जीरो एंगल जब हम जहां पर हैं हमने उसको स्टार्ट ही नहीं किया है अपने पास, या फिर हम ये कहें कि रोटेट करने के बाद जब हम कंप्लीट एंगल फॉर्म कर लेते तब भी हमारी पोजीशन जीरो एंगल की ही है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल एंड जीरो एंगल दोनों ही कंडीशंस अपने पास जो हैं। ठीक है, तो जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल दोनों ही कंडीशन में अपने पास क्या है? सेम पोजीशन है हमारी। ओके, अब बात आती है पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कि यहां हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। लेट किया मैंने A एंड B आर टू एंगल्स। A और B क्या है अपने पास? दो एंगल्स हैं अपने पास। ओके, लेट A एंड B आर टू एंगल्स इफ A प्लस B, A प्लस B दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है अपने पास? 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर अपने पास दो एंगल्स इस तरीके से हैं कि उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, ठीक, तो उस कंडीशन में A और B एक दूसरे के क्या होंगे अपने पास? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी कि उस कंडीशन में A का कॉम्प्लीमेंट्री B होगा और B का कॉम्प्लीमेंट्री A होगा। अच्छा, लेकिन कंडीशन एक और चीज याद रखना, A एंड B दोनों कैसे होने चाहिए? आर पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव एंगल होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स क्या है? देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट या ए इनिशियल लाइन है अपने पास और ये अपने पास कैसी लाइन है? ये रोटेटिंग लाइन है अपने पास। अगर मैं क्लॉकवाइज यानी कि अपने पास इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। ठीक है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है अपने पास? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अपने पास। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अगर यही एंगल में इस डायरेक्शन में ना लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना स्टार्ट करूं तो इस कंडीशन में जो एंगल का मेजरमेंट है वो मेजरमेंट अपने पास नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है अपने पास? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना कि हमने एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पास मेजर किया है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो अगर एंगल पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया है, और अगर अपने पास नेगेटिव में एंगल लिखा है इसका मतलब हमने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। क्लियर ये चीज? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। इसे नोट करना है किसी को? नहीं? कर लो एक बार।
ओके, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ A and B are such that कि A प्लस B इज इक्वल्स टू किसके है अपने पास 180 डिग्री के, देन A and B are supplementary to each other. ठीक है, तो इस कंडीशन में ए और बी क्या है अपने पास सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के. अगर ए और बी कैसे हैं अपने पास इस तरीके के एंगल कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. यहां भी वही कि ए और बी कैसे होने चाहिए यार पॉजिटिव एंगल्स. तो हम एंगल्स को हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं? हाँ बताओ साक्षी, हम एंगल्स को हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मेजर करते हैं सही में. अब ऑब्वियस बात है कि अगर क्लॉकवाइज गलत होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं एंगल्स को जब हम पॉजिटिव एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब. अगर हम क्लॉकवाइज उसे मेजर कर रहे हैं इसका मतलब एंगल हमारा नेगेटिव मेजर में आ रहा है अपने पास. ठीक है, तो नेगेटिव रिप्रेजेंट क्या इसको करता है कि एंगल हमारा जो मेजर हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है. ओके, अच्छा देखो, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, फिर थोड़े और बड़े क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने तुमसे बोला कि इफ complementary angles are in ratio 3:7, then find the angles. अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं अपने पास और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 3:7 है, तो इस कंडीशन में मुझे एंगल्स फाइंड करने हैं 27 एंड 63. सही है. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रह सकता है अपने पास? तो देखो दो तरीके हैं अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. हाँ, पहला अपने पास कि लेट द एंगल्स आर एक एंगल 3x होगा एंड दूसरा एंगल 7x होगा. अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सिंस एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा अपने पास. तो 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से. तो यहां से अपने पास आएगा 10x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 9 डिग्री. अगर x की वैल्यू 9 डिग्री आ गई तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 3x यानी कि 3 इंटू 9 27, 7x तो 7 इंटू 9 63 डिग्री. ठीक है, तो मेरे पास एक एंगल 27 और दूसरा एंगल अपने पास क्या है 63 डिग्री. क्लियर यहां तक? ओके. अब इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करता तो मैं कैसे कर सकता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व? मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सिंस एंगल्स जो है वो कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल मेरे पास हो गया x, तो x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स, तो x एंड 90 माइनस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. ऐसा लिख सकते हैं. अब इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है अपने पास? वो रेशियो है 3/7. अगर मैं यहां से मल्टीप्लीकेशन करूं तो 9 इंटू 3 270 माइनस 3x
ठीक है, तो 7 और 3 यानी कि 10x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 270 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 27। तो एक एंगल आ गया 27, तो दूसरा एंगल 90 माइनस 27 यानी कि 63। तो वेदर हम इसे इस तरीके से यूज करें या फिर हम इस तरीके से यूज करें, किसी भी तरीके से यूज करें, एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।